हेलो फ्रेंड्स, ठीक। लिंगवाल सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू लिंगवाल सर्स इंग्लिश ऑनलाइन सेशंस क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंटेंस नंबर 3 लेकर के चलते हैं एरर्स में। और आपको इस सेंटेंस के थ्रू ही बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस वो सब अपनी जगह पे हैं। हम लोग जो अभी अप्रोच लेकर के चल रहे हैं वो सब तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ते हैं और पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आगे भी। अभी भी जो मैं लेकर के चल रहा हूँ आपके लिए कॉन्सेप्ट वो ये है कि आपको सेंटेंस से अप्रोच क्या होना चाहिए, सेंटेंस से ही क्या अप्रोच हम लेकर के चलेंगे, और उनसे इंपॉर्टेंट रूल्स आपके लिए लेता चलूँगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप सेंटेंस पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड, ठीक, दैट फॉर आवर प्रेजेंट नीड अ बिल्डिंग विद वन हॉल 4 रूम्स एंड 1 किचन, ठीक, 1 किचन इज वांटेड। ये एक सेंटेंस आपके सामने मैंने रखा है फ्रेंड्स, और मैं चाहता हूं कि इसमें हम लोग पकड़ें कि एरर क्या होगी, कैसे होगी, क्या आई है, क्या होनी चाहिए थी। लेट अस स्टार्ट। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हमेशा कोई भी एग्जामिनेशन हो फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये मानते हुए कि आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, बैंक का पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, एसएससी हो गया, सीएचएसएल, सीजीएल, प्री मेंस, ठीक, सीसैट, ठीक, और सिविल का कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें सेंटेंस करेक्शन आता है उसमें अप्रोच यही रहेगा। ठीक, आपका सीडीएस एनडी हो गया, रेलवेज हो गया, डिफरेंट यूपी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन हो गए, सीपीओ सीपीएफ। आइए, तो हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्ट है, ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक। वी देखते हैं, इस सब्जेक्ट आया है तो वर्ब आएगा। देखिए वर्ब क्या आया, वर्ब आया हमारे पास हैव। भाई हैव के 3 बेसिक फॉर्म होते हैं, हैव V1, हैड V2 और हैड V3, ठीक, और हैज, हैविंग V4 और हैज V5, ठीक। यहाँ पे हैव क्यों लगा है? देखिए भाई, कोई भी प्लूरल होगा फ्रेंड्स, शॉर्टकट याद रखिएगा, कोई भी प्लूरल होगा तो उसके साथ में हैव का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा प्रेजेंट में, ठीक। जैसे आई का प्लूरल होता है वी हैव, यू का प्लूरल होता है यू हैव, और थर्ड पर्सन में ही शी इट का प्लूरल होता है दे हैव। तो चाहे वी हो, चाहे यू हो और चाहे दे हो, प्रेजेंट में इनके लिए हैव का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारा। अच्छा, ये देख रहे थे कि क्या ये हेल्पिंग वर्ब है या ये मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये इसके बाद में एक मेन वर्ब होगा, ठीक। लेट अस सी, उसके बाद में हमको एक मेन वर्ब दिख रहा है और वो है एडवर्टाइज्ड। ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ठीक। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया फ्रेंड्स, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आ गया हमारा मेन वर्ब, ठीक। जैसा कि आप जानते हैं, हैव के किसी भी फॉर्म के साथ में, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, अब मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, ये लैंग्वेज कहीं और आपको नहीं मिलेगी। हैव के किसी भी फॉर्म के साथ में 5 हैव, हैड, हैड, हैविंग, ये कोई नहीं बताता, हैविंग बुक में भी नहीं मिलेगा, और हैज, ये 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, हैव के। इन 5 के बाद में अगर कोई वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में होगा। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक। ये पहला रूल है हमारा, रूल 1 जो आपने जाना अभी, वो क्या जाना, ठीक। हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। ये है V1, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5 प्लस इनके बाद में जो भी वर्ब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में आएगा फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म में, ठीक। तो एडवर्टाइज्ड क्या थर्ड फॉर्म है, पहले ये कंफर्म कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइज V1 हो गया, ईडी लगा के बना एडवर्टाइज्ड V2 और ईडी लगा के बना एडवर्टाइज्ड V3, ठीक। तो ये थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है, ठीक। यानी इस हैव के लिए एडवर्टाइज्ड V3 आया है, बिल्कुल सही है। और इन दोनों के बीच में एक वर्ड आ गया है फ्रेंड्स ऑलरेडी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बीच में अगर जो शब्द आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कई बार ये बताया है, याद रखिएगा, ठीक।
हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब आ सकता है। ओनली एडवर्ब कैन कम बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। नोट कर ले। नंबर 2, ओनली एडवर्ब कैन कम बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मैंने ये नहीं बोला कि एडवर्ब हमेशा वहीं पे आता है, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई शब्द आ रहा है तो इट इज ओनली एंड ओनली एडवर्ब। नंबर 3, तो यानी ये हो गया एडवर्ब। वी हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड। साथियों, उसके बाद आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देखिए दैट हम ऑलरेडी एडवर्टाइज कर चुके हैं। ये कह रहा है हम ऑलरेडी विज्ञापन दे चुके हैं, हम ऑलरेडी एडवर्टाइज कर चुके हैं दैट की। ओ, एक बार फिर से ये की आपके सामने फ्रेंड्स, एक बार फिर से ये की आपके सामने। ठीक, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है आज। ठीक, और प्लीज़ डोंट माइंड अगर आपको मेरी शर्ट पे कुछ पसीना वगैरह दिख रहा हो, आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। पंखे वगैरह बंद है, बहुत हल्का सा एक चल रहा है ताकि बिल्कुल बंद ना हो जाए। ठीक, मौसम मतलब हवा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, नो कंप्लेंट, मुझे कोई शिकायत नहीं। तो दैट ये की वाला है। क्या बताया था मैंने? अब आप की तरफ से मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। क्या बताया है मैंने आपको? ठीक, दैट जब भी की वाला आता है तो उसके बाद में क्या आता है? एक नया सब्जेक्ट और वर्ब आपका इंतजार कर रहा होता है। ठीक, ये की वाला दैट है। लिखिए रूल नंबर 3। क्या? दैट कौन सा वाला? की प्लस न्यू सेंटेंस। और जब भी कहा जाए फ्रेंड न्यू सेंटेंस, उसका मतलब हो गया न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दैट की प्लस न्यू सेंटेंस यानी नया सब्जेक्ट और नया वर्ब। देखें क्या ऐसा हुआ। ठीक, ओह फ्रेंड्स, यहां तो एक प्रेपोजिशन आपका इंतजार कर रहा है। ठीक, शायद ये क्वेश्चन हमको कुछ घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, प्रेपोजिशन जनरली सेंटेंस के एंड में आता है। ठीक, देखिए सेंटेंस का बेसिक फॉर्मेट ओरल बता रहा हूं अभी। सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट, बेसिक फॉर्मेट। कुछ खाली सब्जेक्ट वर्ब से ही बनते हैं, कुछ बगैर प्रेपोजिशन के ही बन जाते हैं, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन जो बेसिक फॉर्मेट है उसमें प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट एंड में आता है। और यहां एग्जाम्पल देखिए क्या ले दिया, प्रेपोजिशन ठीक को दे दिया है दैट के तुरंत बाद में। शायद हमको इस क्वेश्चन के द्वारा कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस चक्रव्यूह के पेचों को जानते हैं, हम उससे निकल जाएंगे। ठीक, ये प्रेपोजिशन है तो क्लियर है, इसके बाद में एक नाउन जरूर आएगा, लेकिन वो नाउन सब्जेक्ट ना होकर ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये आपको पता ही होगा। रूल नंबर 4 क्या निकल के आया फ्रेंड्स? प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। और ये नाउन क्या होता है फ्रेंड्स? विच इज एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है, और इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ही कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। खैर, देखते हैं फॉर के बाद में वो प्रेपोजिशन, वो नाउन क्या आया? अवर। क्या अवर नाउन है? अवर तो हमारा बता रहा है, अवर। इसके बाद में एक नाउन आता है, अवर हाउस, हमारा घर। अवर बैग्स, हमारे बैग। अवर बुक्स, अवर स्टडीज। तो अवर एक एडजेक्टिव होता है जो अपने बाद में आने वाले नाउन की पोजीशन के बारे में बताता है कि इस बैग का ओनर कौन है। अवर बैग, हमारा बैग। योर बैग, तुम्हारा बैग। ठीक, तो ये तो एक एडजेक्टिव हो गया फ्रेंड्स। और प्रेजेंट, प्रेजेंट तो मेरे ख्याल से टाइम बता रहा है, कब की बात हो रही है भाई? आई एम टॉकिंग ऑफ प्रेजेंट टाइम, आई एम टॉकिंग ऑफ माई प्रेजेंट जॉब, आई एम टॉकिंग ऑफ माई प्रेजेंट लेक्चर, करेंट लेक्चर, प्रेजेंट लेक्चर। तो दैट मीन्स कि प्रेजेंट भी अपने आप में एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो अपने बाद में आने वाले नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। प्रेजेंट टाइम्स, प्रेजेंट फैशन, प्रेजेंट क्या बोलते हैं, जॉब। ठीक, तो यानी क्लियर है, ये भी एक
एडजेक्टिव है। डबल एडजेक्टिव सरकार फ्रेंड्स आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं वो नाउन तो आना ही आना है जिसकी हमको तलाश थी। क्या नीड, आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, नीड नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। ठीक, कभी डिटेल में बताऊंगा क्योंकि नीड एक कंपाउंड वर्ब के रूप में आता है, तो उसको आगे मैं किस दिन बताऊंगा आपको। फिलहाल नीड वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। ये टेक्निकली, ये नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीड एज नाउन आ रहा है कि वर्ब आ रहा है, देख सकते हैं हम लोग। देखिए वैसे भी हमने कैच कर लिया है कि प्रपोजिशन के बाद में हमको एक नाउन तो चाहिए था, डबल एडजेक्टिव आ चुका है, नाउन नहीं आया है, और आर्टिकल के बाद में एक नई बात शुरू हो गई है। तो क्लियर है, उस फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन अभी तक नहीं आया है, यानी ये नीड यहां पे एज नाउन ही हो सकता है। किसके लिए? इस प्रपोजिशन फॉर के लिए, और फिर ये प्रपोजिशन के लिए आ रहा है नाउन, तो इसको क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। प्रपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहां तक तो भाई सेंटेंस हम लोगों का ठीक ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है अब तक। बाद में फिर एक बार रिपीट कर लेंगे। लेकिन साहब दैट के बाद में जो सब्जेक्ट आना था वो नहीं आया, लेकिन आर्टिकल आ गया है। तो क्लियर है, आर्टिकल प्लस नाउन, ये तो एक रूल है ही है। ठीक, रूल नंबर 5 जो इसमें लग रहा है सेंटेंस में, वो क्या है? आर्टिकल इज ऑलवेज, देखिए सब में ऑलवेज लगा है साथियों, इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। याद रखिएगा साथियों, हर आर्टिकल के बाद में, यानी हर ए एन द के बाद में एक नाउन आना ही आना है, चाहे वो उसको तुरंत बाद में आए और चाहे वो उसके थोड़ी देर के बाद में आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहां पे वो नाउन क्या आया। यहां पे तो तुरंत आ गया, अ बिल्डिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं अ बॉय, और कभी कभी उन दोनों के बीच में गुड लगा देते हैं, अ गुड बॉय। तो ए हो गया आर्टिकल, बॉय हो गया नाउन, और बीच में एडजेक्टिव आया। आप एक रूल ये भी बना सकते हो कि आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर सिंगल वर्ड आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, जो उस नाउन के बारे में कुछ बता रहा होगा। ठीक, इफ देयर इज अ सिंगल वर्ड बिटवीन आर्टिकल एंड नाउन, इट इज एडजेक्टिव। लिख सकते हैं आप चाहें तो उसको। Between article and noun, it is क्या? Adjectives। फ्रेंड ये सब चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर दूसरे क्वेश्चन में यूज होंगी, पकड़ बनेगी आपकी। आपकी करेक्शन की पकड़ इंप्रूवमेंट केवल 3 सेंटेंस, इन्हीं 3 वीडियोस को बार बार देखिएगा तो आपकी सेंटेंस के ऊपर पकड़ और स्ट्रांग बनेगी, किसी भी एग्जामिनेशन का सेंटेंस। अभी हम लोग लंबे सेंटेंस भी लेंगे, ठीक, अभी इसमें एसटीज डालेंगे तो लंबे लंबे सेंटेंस भी लेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह डालेंगे, ठीक, तो उसमें लंबे सेंटेंस कैसे पकड़ने हैं, पीओ एसबीआई पीओ के हाई लेवल वाले वो भी करेंगे, एसएससी वाले भी करेंगे, ठीक, और मीडियम लेवल हर तरह की सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो इफ देयर इज सिंगल वर्ड बिटवीन आर्टिकल एंड नाउन, अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में, आर्टिकल और उसके नाउन के बीच में अगर एक ही वर्ड आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होगा। ठीक, रूल नंबर 6 आ गया फ्रेंड्स। 6 रूल अब तक लग चुके हैं क्वेश्चन में, अभी तक कोई एरर हमको नजर नहीं आई है। अ बिल्डिंग, तो ए आ गया हमारा आर्टिकल, और उस आर्टिकल का ये आ गया हमारा नाउन, और इस की के बाद में जिस सब्जेक्ट की हमको तलाश थी वो हमारे सामने आ गया, आ गया। ये देखिए आ गया वो सब्जेक्ट हमारे सामने, अ बिल्डिंग। सिंगुलर है फ्रेंड्स, ए लगा है, ठीक, सब्जेक्ट और वो भी सिंगुलर, यानी इसके लिए जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। लेकिन वो देखिए फिर ट्रैप करने की कोशिश की गई, फिर एक प्रपोजिशन लगा दिया गया, फिर एक प्रपोजिशन लगा दिया गया, और क्लियर है कि हमको फिर एक जाल में उलझाने की कोशिश की गई। खैर साहब, प्रपोजिशन आ गया तो पहले प्रपोजिशन का रूल लगाते चले, ये ध्यान रखते हुए कि अभी उस बिल्डिंग के लिए वर्ब नहीं आया है। ठीक, तो प्रपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। वन है कि हॉल है? ऑब्वियसली हॉल एक ऑब्जेक्ट है और हॉल एक नाउन है।
यही हमारा ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, विद के लिए। और ये वन किस रूप में आ रहा है फ्रेंड्स, क्या ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, अब तो आप ओरल बता सकते हैं। क्या ये वन इस हॉल के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या ये हॉल, वन इस हॉल के बारे में कुछ बता रहा है, डेफिनेटली बता रहा है। वो बता रहा है कितने हॉल, एक हॉल, मैं वन हॉल की बात कर रहा हूं, वो कह रहा है हमसे, ठीक। तो क्लियर है कि ये एडजेक्टिव हो गया। और रूल आप लिख सकते हैं कि इफ देयर इज अ नंबर बिफोर अ नाउन इट इज एडजेक्टिव, इफ देयर इज अ नंबर बिफोर अ नाउन इट इज एडजेक्टिव। इट इज एडजेक्टिव। अगर किसी भी नाउन से पहले एक संख्या आ रही, वन बॉय, ठीक, 3 बैग्स, 5 बुक्स, तो ये 1, 3 और 5 बैग, बुक, बॉय से पहले जो भी आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होंगे। यानी कोई भी नंबर नाउन से पहले अगर वो आ रहा है, और जगह पे तो कुछ और बन सकता है, लेकिन अगर नाउन से पहले आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उस नाउन की संख्या बता रहा है, ठीक। तो ये था हमारा रूल नंबर 7। देखिए 7 रूल फ्रेंड्स अब तक लग चुके हैं। वन हॉल, कॉमा लग गया, एक नाउन और आ गया, अरे भाई कोई बात नहीं भाई, एक ऑब्जेक्ट और आ गया, कॉमा लगा है तो एक दूसरा मानना ही पड़ेगा, फिर वही बात, उसके पहले एक संख्या आ गई जिसको हम लोग एडजेक्टिव मानेंगे, ठीक। और फिर आ गया, जाहिर सी बात है अगर कॉमा आया है तो कॉमा के बाद में फिर एक एंड तो आता ही आता है। तो कॉमन सेंस में राम श्याम एंड महेश, ठीक। तो राम के आगे कॉमा लगा, फिर श्याम दूसरा नाउन आया और फिर एंड लगा के महेश तीसरा नाउन आ गया, ठीक। तो तीसरा वो नाउन क्या आ जाएगा साहब, वो आ गया किचन। ये है हमारा तीसरा नाउन यानी तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक। और उसके पहले भी एक वन आ गया यानी ये भी एडजेक्टिव हो गया, ठीक। और साहब प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट फिर खत्म हो गया, और अभी तक तो वर्ब आए नहीं साहब, आ गया वर्ब। जिस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये अ बिल्डिंग है, इस अ बिल्डिंग का वर्ब अ किचन इज वांटेड यहां पे आया है। तो साथियों इस बिल्डिंग का, इस सब्जेक्ट का वर्ब ये इज आया है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट था और इज भी सिंगुलर वर्ब है, यानी लगा तो ठीक है। सेंटेंस प्रेजेंट में भी चल रहा है क्योंकि वी के बाद में हैव आया था, प्रेजेंट टेंस, हैव और हैज प्रेजेंट टेंस होते हैं। उसी प्रकार इज एम आर भी प्रेजेंट होते हैं। उसी सेंटेंस में उन्हीं बातों के लिए एक टेंस अगर प्रेजेंट है तो दूसरा भी प्रेजेंट ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही समय की बात कर रहे हैं, एक ही विचार पे बात कर रहे हैं, ठीक। यानी ये इज भी बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन इसके बाद में एक क्या आ रहा है, एक मेन वर्ब आ रहा है। तो वो रूल हम जरा याद कर ले फ्रेंड्स, जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब लिखाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब के 2 वीडियो हैं, हेल्पिंग वर्ब 1, हेल्पिंग वर्ब 2। उसमें उनका केवल ग्रामेटिकल एस्पेक्ट बताया गया है। उनका अभी जो यूज होता है या उनका जो मीनिंग होता है उस एंगल से मैंने नहीं लिया क्लास, वो भी किस दिन ले लूंगा। 2 क्लास लग जाएंगे, उसमें भी 2 लेक्चर लग जाएंगे, कम से कम 3 भी लग सकते हैं, क्योंकि ये 20 से 30 मिनट का रखेंगे तो 3 लग जाएंगे, 1-1 घंटे के 2 लग जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, उसमें साफ साफ आपको रूल नंबर 4 बताया गया है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, 7, कुल मिला के ये 7 हेल्पिंग वर्ब अगर आ रहे हैं। कौन कौन से, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, कितने हो गए, 7 हो गए ना, ठीक। ये कर लेते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक, बी और बीन, ठीक। इनके बाद में अगर कोई जो भी वर्ब आएगा वो सिर्फ क्या हो सकता है, या तो V3 या V4, इन दोनों में से कोई एक, आइदर V3 और V4, याद रखिएगा। लिख लेता हूं एक बार अगर आप लोग कह रहे हैं, वैसे पहले लिख चुका हूं। रूल नंबर 8 छोटा छोटा आ सकता है यहां पे, क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ठीक, प्लस V3, मैं आगे लिख भी देता हूं, VC लगा के क्या बनता है, पैसिव
और V4, और V4 लगा के क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस। यानी इज एम आर वॉज वर बी और बीन के बाद में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो सेंटेंस निश्चित रूप से क्या बन गया, पैसिव। या क्या आ सकता है, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, आईएनजी फॉर्म, है ना। मैं यहां पे एक बार आपके लिए लिख देता हूं पांचों फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। क्या आपको दिख रहे हैं ऊपर, ठीक। थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको। 5 फॉर्म क्या आ जाएंगे, फटाफट लिखता हूं, देखिए, गो, वेंट, गॉन, आईएनजी गोइंग V4 और एस फॉर्म V5। अब तो शायद क्लियर दिख रहा है। हाँ, ये हो गए हमारे 5 फॉर्म। तो ग्रामर ये कहती है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन के बाद में या तो V3 आ जाएगा और सेंटेंस पैसिव बन जाएगा, ठीक, या V4 आ जाएगा और सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, ठीक। यानी वो 99% ऑफ टाइम्स ये होता है। यहां पे देखिए क्या आ रहा है, यहां पे हमारा इस के बाद में वांटेड V3, V4 तो होता तो आईएनजी आया था, इज वांटिंग, ठीक। ये V3 है और V3 आते ही ये क्या बन गया है, सेंटेंस पैसिव बन गया है। अब आपका बस एक ही काम रह गया, ये चेक करना कि क्या वाकई में ये लास्ट पार्ट पैसिव में होना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, आजकल इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग में, अक्सर मैं देखता हूँ बैंकिंग में अक्सर, ठीक। एसएससी में फिर भी थोड़ा सा कम आ रहे होंगे, लेकिन जो चीज़ एक बार एक जगह पे आ गई वो दूसरी जगह पे आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, ठीक। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस आजकल उसके ऊपर बेस्ड आ रहे हैं कि ये चेक करना कि स्टूडेंट क्या ये कैच कर पाता है कि ये सेंटेंस एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा। आइए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर सब्जेक्ट कार्य कर रहा होगा तो एक्टिव, और सब्जेक्ट के साथ वो कार्य हो रहा होगा तो पैसिव। होना पैसिव, करना एक्टिव। करना एक्टिव, किया जाना या होना पैसिव। बेसिक, किस दिन एक्टिव पैसिव डिटेल में बताऊंगा, 2 क्लास, कम से कम 2 से 3 क्लास लगेंगी। फिलहाल हमारा सब्जेक्ट कौन है इसका, अ बिल्डिंग, और इसका वर्ब क्या है, इज वांटेड, पैसिव में। तो क्या बिल्डिंग जो हमारा सब्जेक्ट है वो चाह रही है या उसकी चाहत महसूस की जा रही है। कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, बिल्डिंग क्या चाह सकती है, बिल्डिंग क्या कहेगी, हाँ मैं चाहता हूं कि मुझे फिर से पुताई की जाए, या बिल्डिंग पुताई चाह रही है, ऐसे कहा जाता है हिंदी में। लेकिन वो तो मुहावरे के सेंस में आता है कि वो ऐसा है, लेकिन बिल्डिंग तो नहीं चाह रही है, बल्कि बिल्डिंग की तो पुताई की जा रही है मेरे द्वारा, मैं बिल्डिंग की पुताई कर रहा हूँ, बिल्डिंग की पुताई की जा रही है, बिल्डिंग को रख रखाव किया जा रहा है, बिल्डिंग इज बीइंग मेंटेन्ड, ठीक। तो यानी क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। बिल्डिंग कुछ नहीं चाह रही है, वांट कर रही है, बल्कि बिल्डिंग की इच्छा की जा रही है, किसके द्वारा, ये वी जिससे हम लोगों ने सेंटेंस स्टार्ट किया था। बैक टू द बेसिक्स, वापस हम लोग उसी वी पे आ गए जिससे हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से रूल सही लगे हैं, ठीक। वी के साथ में हैव लगा है तो बिल्डिंग के साथ में इज लगा है, ठीक। और उसके अलावा बाकी हमने देखा भाई थर्ड फॉर्म भी आ गया था, एडवर्ब वाला रूल भी आ गया था, दैट की आ गया था, उसके बाद में प्रेपोजिशन आया तो ऑब्जेक्ट भी आ गया था, एक नया सेंटेंस आ गया तो उसका वर्ब सही आ गया था, यानी सब कुछ उस सेंटेंस में सही जा रहा था। इसका मतलब इस सेंटेंस का आंसर होना चाहिए नो एरर। इस सेंटेंस में मूल रूप से हमको कोई एरर नजर नहीं आया है, ऑल करेक्ट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, जो भी ऑप्शन होगा वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने देखा कि भाई एक सेंटेंस की एक एक वर्ड की एनालिसिस करते हुए हम लोग करेक्शन पढ़ेंगे, और इस तरह से आप सोचिए 3 क्लास हुए हैं, ठीक। और अगर इस तरह से मैंने 10, 15, 20, 25, 30 सेशंस करा दिया, यानी एक दिन में एक सेंटेंस को भी पूरा डिटेल में एनालिसिस कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। इसी प्रकार हम लोग अगर 10 फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, इसी प्रकार अगर हम लोग 5 क्लोज टेस्ट कर डालें, इसी प्रकार हम पैसेज और कर डालें और ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस कर डालें, तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ कितनी फायदेमंद हो सकती है, ठीक। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस स्क्रीन को एक बार पूरा का पूरा छोड़ दूंगा, ताकि आप सब कुछ इसमें जो कुछ भी है उसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करता हूं, और आगे आकर के फिल इन द ब्लैंक्स भी लूंगा। कुछ वोकेबलरी के रूट्स बहुत सारे मेरे पास अनलिमिटेड है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अनलिमिटेड का मतलब सेंस पकड़िए कि
बनते ही जाते हैं, ठीक। अपने क्रिएटेड भी हैं, किताबों वाले भी हैं, अपनी रिसर्च भी है, तो बहुत रूट्स हैं, वो सब आपको आप ही के लिए है, आप ही को देने के लिए है, ठीक। आगे वोकैब और ग्रामर इसी प्रकार चलाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। और अगर फ़ायदा हो रहा है फ्रेंड्स, और हो ही रहा होगा, ठीक, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना मैं और इंस्पायर हूँगा, मोटिवेट हूँगा कि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बनाता चला जाऊँ। ये एडिशनल चीज़ें हैं, ये सारे वो सेंटेंस है जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में नहीं कराता हूँ, और जो कुछ आपको गेन हो जाए वो आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरा टारगेट है। आपको अंग्रेजी में पीएचडी कराना, डॉक्टर बनाना, रिसर्च कराना, फालतू में कॉन्फिडेंस ये वो, ठीक, वो सब मुझे, मेरा कोई इरादा नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस तो अपने आप आएगा ही आएगा, लेकिन कहने का मतलब है डॉक्टर नहीं बनाना है, बल्कि मुझे आपको वो एग्जामिनेशन निकाल पाना है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक। बस तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी केयरफुल और टेक केयर ऑफ योर फैमिली। और उम्मीद करता हूं कि जल्द हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी। गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, इसलिए जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं तब तक हम लोग ऑफलाइन से काम चलाएंगे और ऑनलाइन से काम चलाएंगे, और जैसे ही ऑर्डर्स आ जाएंगे हम लोग क्लासेस अपनी स्टार्ट, आपको नोटिस मिल जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी और हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।